गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजेश प्रसाद आप लोगों का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। चूंकि अब हम लोगों का ऑनलाइन क्लास भी लास्ट होने चला है ना, एक दो वीडियो और एसी का जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स में आ जाएंगे और उधर वन शॉट वीडियो हम लोगों ने डाल चुका है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई का भी वन शॉट वीडियो पूरा लेसन का डाला। डुअल नेचर का भी एक वीडियो उधर से नेक्स्ट वीडियो जाएगा और इधर से हमारा एसी कंप्लीट। फिर ऑप्टिक्स को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो और वन शॉट वीडियो करके 2 से 3 दिन में, है ना। कल यानी कि आज 16 जनवरी है, 17-18 जनवरी तक आपका एसी और सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। 18 जनवरी के बाद 2-4 दिन में 19, 20, 21, 22 जनवरी तक हम लोगों का ऑप्टिक्स का भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ वन शॉट वीडियो डाल देंगे और कुछ शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे, है ना, ताकि सारा ऑप्टिक्स में थोड़ा सा 4 दिन लगेगा, लेकिन 4 दिन में कुछ लॉन्ग वीडियो होंगे, वन शॉट वीडियो और कुछ शॉर्ट। क्योंकि ऑप्टिक्स को हम पढ़ाते समय भी हमने कहा था कि ऑप्टिक्स को डिटेल से पढ़ना होगा, उसमें कोई गेस नहीं। वन शॉट वीडियो में जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन टोटल वन शॉट वीडियो, रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन वन शॉट वीडियो। अब उसके अंदर जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा उसको शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे, लेकिन उसको डिटेल से जानिएगा, तभी आपको ऑप्टिक्स में कोई गेस नहीं। पहले भी बोले थे, और ऑप्टिक्स को आपको हमने डिटेल से पढ़ाया है। और वेब ऑप्टिक्स का 2 टॉपिक हमने वीडियो भेजा था, तो पहले देख लिया जाएगा। वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो पहले वेब ऑप्टिक्स का ही बना लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की बात करें, जिसमें अभी हम लोग जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एसी का ये तीसरा वीडियो होगा, अल्टरनेटिंग करंट का, और एसी का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में, 18 में, 16 में, 19 में लगभग कई बार पूछा है। इसलिए बच्चों इस वीडियो को हमको कहना नहीं पड़े, क्योंकि हमको वीडियो डालने के बाद ना फिर आपको बूस्ट करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि भाई देख लीजिए, काम देगा। ऐसे तो हैं आप लोग हमारे चहेते स्टूडेंट लोग, नहीं इतना मतलब सर हमको बूस्ट करेंगे तब वीडियो देखेंगे, नहीं तो सर का काम है डालना, डाल दिए, अरे नहीं देखेंगे यार, क्या है। नहीं, अरे भाई सालों भर आप जिस तरह से पढ़े हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो को देख लीजिए। अभी भी समय है 15-20 दिन का। 20 दिन में अगर 2-2, 3-3 वीडियो देखिए, 60 वीडियो देख लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि 60 वीडियो हमने डाला है, ठीक है। तो अभी भी 15-20 दिन में सारा वीडियो देखिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। हम तो देखते हैं वीडियो, तो कुछ लोग देख रहे हैं, इन 200 वीडियो 200 लोग देखने के बाद भी वॉच टाइम जो है 10 ही घंटा पहुंचता है। अरे भाई खाली वीडियो को ओपन करके खाली देख लिए, वैसा नहीं। अरे भाई वीडियो बना रहे हैं, उसको टोटल देखिए, तब ना टॉपिक समझ में आएगा। टोटल वीडियो देखिए, उसको याद कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर कोई टॉपिक डाउट, कहीं पर कोई एक्सप्रेशन, कहीं कोई टर्म हार्ड लग रहा है, तो उस फुल वीडियो देखिएगा तब ना समझ में आएगा। 1-2 मिनट देख के क्या मिलता है? 1-2 मिनट मत देखिए, इससे अच्छा है खाली व्यूज बढ़ा दे रहे हैं सर का। अरे भाई हम तो पहले भी बोले, व्यूज बढ़ा देने के लिए वीडियो थोड़े बना रहे हैं, आप उससे लाभ उठा पाइए। तो लाभ कब उठेगा? है जब आप फुल वीडियो देख करके उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। अभी भी 20 दिन में, मान लिया जाए आज 18 तारीख हो गया,
और अगले 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है ना। तो मान लीजिए 5 से एग्ज़ाम शुरू है, तो भाई 5 से इधर 12 दिन और उधर 5 17 दिन, 15 दिन में अगर 3-3 वीडियो देखते हैं तो 45 वीडियो हो जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि 45 वीडियो डाला गया है। 3 वीडियो यानी 40-45 मिनट का 3 वीडियो, 2 सवा 2 घंटा, 3 घंटा। अरे भाई अब लास्ट टाइम में भी आप 3 घंटा नहीं पढ़िएगा एक सब्जेक्ट को, तो कब पढ़िएगा? अभी तो आपको 12 से 15 घंटा स्टडी करना चाहिए, लेकिन अभी भी आप इतना नहीं पढ़ रहे। बड़ा अफसोस होता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग अपने लिए नहीं मेहनत करते हैं। हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हम तो आपसे एक बार पैसा लिए, आपका सिलेबस खत्म कर दिए, उसके बाद ये मेहनत किसके लिए हो रहा है? क्यों? हमने ऑफलाइन में आपका रिवीजन कराया, ऑनलाइन में वीडियो भेज रहे, क्यों? इससे हमको क्या मिलने जा रहा है? पैसा दीजिएगा आप लोग हमको? नहीं दीजिएगा जी, हैं? तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए तो मेहनत कर जाइए। आप अपने लिए मेहनत कर जाइए। लास्ट टाइम में भी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों अभी भी। अब लेकिन इसके बाद अब एक दिन भी मिस करेगा ना, 3 वीडियो 4 वीडियो मिस कर जाएगा, यानी आप उस 4 वीडियो को नहीं देख पाइएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपिडेंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर एल, एक कैपेसिटर सी और एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है। उसके लिए हमको क्या करना है? इंपिडेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, और फिर ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, और फिर उस एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस का कंडीशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलसीआर सीरीज सर्किट लीजिए ना। कंसिडर एन एलसीआर series circuit in which an alternating current source is connected. एल सी, ये हमने आर जोड़ दिया, एंड इट इज अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स, एसी सोर्स, एल सी आर। ठीक है बच्चों, लेट कर लिया जाए। लेट आई भी एंड ई भी आर द आरएमएस वैल्यू, और इसी को हम लोग वर्चुअल आरएमएस वैल्यूज और वर्चुअल वैल्यूज ऑफ करंट एंड ईएमएफ इन द सर्किट मान लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि सीरीज में जब हम लोग करंट सोर्स जोड़ते हैं तो यहां पर आपका ये जो नेट ईएमएफ हमने अप्लाई किया ईवी, ये ईवी यहां पर बढ़ जाएगा, वीएल हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज वीसी हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज वीआर हो जाएगा। तो लेट कर लिया जाए। अगेन लेट वी एल
voltage across L, that is VL is equal to IV into XL। L के कारण जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा तो V इज इक्वल टू क्या होता है जी, V इज इक्वल टू IR, और इंडक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा XL, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू I इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस को हम लोग XL दिखाएंगे। VC क्या हो जाएगा जी, VC हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस C, दैट इज VC इज इक्वल टू IV XC। यहाँ का रेजिस्टेंस को हम लोग XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एंड VR is equal to voltage across R, voltage across R, और ये कितना हो जाएगा IVR। तो अब क्या किया जाए, फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो सर्किट में करंट और हर जगह का जो वोल्टेज है, इसको अगर हम लोग एक फेजर डायग्राम से दिखाते हैं आसान हो जाएगा। और चूंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आपको कैसे डिराइव करना है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट कीजिएगा ना, आसान होगा और जल्दी हो जाएगा। तो इफ वी ड्रॉ ए फेजर diagram for this circuit, then the diagram will be, कैसा होगा भाई? तो आपको याद होगा, अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें या इंडक्टर सर्किट की बात करें, तो पहले तो आर सर्किट के लिए वोल्टेज है ना और करंट बोथ आर इन द सेम फेज। आर सर्किट के लिए वी आर और करंट का क्या रिलेशन। लेकिन अगर हम लोग एल सर्किट की बात करें तो एल सर्किट में याद कीजिए करंट लैग्स बिहाइंड हुआ था, वोल्टेज लीड किया था। कितना एंगल से याद है? एल सर्किट के लिए करंट लैग्स बिहाइंड हुआ था एंड वोल्टेज लीड किया था। तो ये कितना 90 डिग्री से। तो अगर करंट यहां है, ये सॉरी वी आर सर्किट के लिए, तो अगर वोल्टेज करंट यहां है तो वी एल कहां होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं, एल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग्स बिहाइंड। कितना एंगल से लीड करेगा? 90 डिग्री। तो अगर करंट यहां है तो VL यहां हो जाएगा, 90 डिग्री आगे लीड करेगा, 90 डिग्री करंट, 90 डिग्री पीछे। ठीक है, तो एल सर्किट आप देख लीजिएगा ना इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, चूंकि एल सी आर तीनों लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एल सर्किट का कंसेप्ट को आप देख लीजिएगा अब, और सी सर्किट का कंसेप्ट को देख लीजिएगा, आर सर्किट का कंसेप्ट। सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि एल सर्किट में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन, जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको नहीं समझ में आए बात, तो ये याद रखने वाली बात हो जाएगी। अभी हम बोलेंगे तो आपको याद रखना होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा नोट्स को अगर आप देख लेंगे, जो पढ़ाया गया एल सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि जिसमें सिर्फ एल लगा हो, सिर्फ सी लगा हो, सिर्फ आर लगा हो। तो आप देखेंगे कि एल सर्किट में जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन था, एल सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड हुआ था। करंट का जो इक्वेशन आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ईएमएफ का इक्वेशन था ई नॉट साइन ओमेगा टी में माइनस पाई बाई 2, यानी करंट लैग्स बिहाइंड हो गया था, पीछे चल रहा था, ईएमएफ लीड किया था। यही सी सर्किट में क्या हो जाएगा, तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। कौन? सी सर्किट, VC। तो VC यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, क्योंकि VC जो है
वोल्टेज इन द कैपेसिटिव सर्किट लैग्स बिहाइंड द करंट, यानी कि करंट लीड करेगा कितना एंगल से, 90 एंगल से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, तो इस फेजर डायग्राम से आपको क्या, चूंकि हमको तीनों को हमको पता है कि ये जो नेट ईएमएफ ईवी है, ये जो नेट ईएमएफ हमने यहां अप्लाई किया हुआ है, ये इन तीनों का सम होगा। लेकिन अब यहां पर सम करने के लिए क्या हो रहा है कि तीनों एक साथ नहीं चल रहा है, तो तीनों एक साथ नहीं चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, तो फिर इसीलिए हमको उनको सम करने के लिए ना वेक्टर ट्रीटमेंट, जिसको फेजर डायग्राम कहते हैं, ये अपनाना पड़ता है। अगर एक साथ होता तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाता जी, 9 हो जाता। लेकिन क्या है, कोई लीड कर रहा है, कोई लैग्स बिहाइंड हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट अपनाते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि कौन कितना एंगल से लीड कर रहा है, कौन कितना एंगल से लैग्स बिहाइंड हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं और लिखते हैं कि इस फेजर डायग्राम को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये जो VL और VC है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री अभी आगे पीछे चल रहा है। VL लीड्स द VC बाय 180 डिग्री। तो फिर जब इन दोनों का सम होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द diagram that VL and VC are opposite to each other, so their resultant will be VL minus VC, which is represented by OD। तो VL माइनस VC मान लिया जाए, ये यहाँ OD पॉइंट, ये बच गया कितना, VL माइनस VC। तो ये इन दोनों का सम मिल गया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको VR से जोड़ना होगा। तो VL माइनस VC और VR 90 डिग्री में है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां से आ जाएगा, ये वाला लाइन, जिसको हम लोग OA बोल सकते हैं। और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा जी, है यानी EV। इन तीनों का सम यानी EV, इन तीनों का सम EV इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बस, क्या भारी था बताइए ना। अरे भाई सीरीज में जोड़ा गया है, और सीरीज में हमको पता है कि जो नेट वोल्टेज है ये तीनों जगह बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इन तीनों को जोड़ने के बाद नेट वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है ना कि LCR सीरीज सर्किट में कोई लैग्स बिहाइंड होता है, कोई लीड करता है। तो फिर उसके लिए किसको किसके साथ जोड़ा जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, इसके लिए पहले इनको फेजर डायग्राम में डालना पड़ता है। तो जब फेजर डायग्राम डालें तो हम देखते हैं फेजर डायग्राम में हमको पहले L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट के लिए इंडिविजुअली हमने काम किया हुआ है। हमको पता है L सर्किट में करंट लीड करेगा, L सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग्स बिहाइंड होगा। C सर्किट में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड होगा। R सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा। तो यहां से इस डायग्राम से हम देखते हैं कि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है। तो VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, और ये हमको OD से दिख रहा है, दोनों इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अभी रिजल्टेंट होगा कितना, VL माइनस VC। अब ये जो VL माइनस VC आ गया, VL और C का रिजल्टेंट आ गया, लेकिन VL और VC अभी VR के साथ भी तो जुटेगा। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को जब VR से जोड़ेंगे तो ये VL माइनस VC और VR के बीच एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ से चला जाएगा, बीच से। ये कुछ एंगल बनाते हुए, फाई एंगल बनाते हुए, देन दिस विल बी द नेट EMF।
इन तीनों का सम क्या हो गया ईवी, एंड दिस विल बी द नेट ईएमएफ अप्लाइड इन द सर्किट ईवी। अब इसी ईवी को निकाल लेना है, यहां से हम लोग करंट निकाल लेंगे। चलिए तो इधर मिटा दें ना, इधर मिटा देते हैं, हमारा काम हो गया। डायग्राम का भी आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। ओके, फिर इसमें क्वेश्चन है रेजोनेंस कंडीशन भी निकालना है। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है जानेंगे। चलिए देखा जाए तो लिखते हैं represented by OD. Now the net EMF in the circuit that is EV is represented by OA. So OA equal to EV is equal to अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। नाउ अब देखिए, आप सारा वैल्यू पुट कीजिए। नाउ EV इज इक्वल टू अंडर रूट VL कितना था IV XL माइनस IV XC का होल स्क्वायर प्लस VR कितना था IVR का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से IV स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ना, क्या हो जाएगा जी यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से IV बाहर आया, IV बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बच जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर IV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर EV बाई XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और IV इज इक्वल टू EV बाई XL कितना है, XL इज इक्वल टू याद है आपको ओमेगा L, और XC कितना है 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया नेट करंट। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट इन LCR सीरीज सर्किट। बस LCR सीरीज सर्किट में करंट का ये इक्वेशन, करंट इन LCR सीरीज सर्किट। IV नेट करंट माने थे ना, देखिए ना शुरू में हम लोग क्या क्या लिखे। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, अब उसके बाद बताएंगे कि जब ये करंट हो गया तो EMF बाई रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला टर्म जानते हैं, पहले यहां तक समझिए क्योंकि अभी मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, एक सर्किट लिए LCR सीरीज सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें L, C और R तीनों सीरीज में लगा हुआ है, L, C और R सीरीज में लगा हुआ है, और उसमें एक अल्टरनेटिंग EMF सोर्स भी जोड़ दिए, जनरेटर। अब उस जनरेटर का नेट EMF कितना है EV, जिसके कारण करंट कितना जा रहा है IV। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि सीरीज में जब भी हम लोग सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो नेट वोल्टेज होता है वो हर एलिमेंट के पास बढ़ जाएगा, यानी EV जो है L के पास बढ़ जाएगा तो वहां का वोल्टेज को VL मान लिए, C के पास बढ़ जाएगा तो वहां के वोल्टेज को VC मान लिए, R के पास बढ़ जाएगा तो वहां के वोल्टेज को VR मान लिए ना। तो VL होगा कितना,
तो V इक्वल टू आई आर, तो आई वी इंटू एल के रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सएल कहते हैं, और C के पास VC कितना होगा आई आर, तो C के रेजिस्टेंस को XC कहते हैं, और R तो रेजिस्टेंस ही है। तो ये हमने वो लिख दिया। अब जब यहाँ पर हमको इस सर्किट का तीनों जगह का वोल्टेज और करंट पता है, तो अब हम जान रहे हैं कि जो नेट वोल्टेज होगा EV जो होगा VL प्लस VC प्लस VR के बराबर होगा। तो अब इनको जोड़ा कैसे जाए भाई? तो जोड़ने के लिए हम इनको फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों जो वोल्टेज और करंट है, ये तीनों जो है सेम फेज में नहीं है। सेम फेज में अगर होता तो आसानी से जुड़ जाता। तीनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, कोई लीड कर रहा है, कोई लैग्स बिहाइंड हो रहा है। तो फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तभी पता चलेगा कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग्स बिहाइंड हो रहा है, कितना एंगल से लीड कर रहा है, कितना एंगल से लैग्स बिहाइंड हो रहा है। तो जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमको पता है कि इफ यू ड्रॉ ए फेजर डायग्राम फॉर दिस सर्किट देन द डायग्राम विल बी क्या हो जाएगा? तो आर वी आर और आई भी, वी आर और आई भी, आर सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, एक ही लाइन पर दोनों हो जाएगा। लेकिन जब VL को दर्शाने की बात आएगी तो VL जो है यानी एल सर्किट का जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करता है। कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर करंट है, तो इससे 90 डिग्री में अगर करंट को एक्स एक्सिस में मान रहे हैं तो VL को वाई एक्सिस में मानना होगा, वाई पॉजिटिव वाई में 90 डिग्री लीड करना है ना। तो और VC में क्या हो जाएगा? C सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड होता है। कितना? 90 डिग्री। तो C को इस करंट से लैग्स बिहाइंड कराएंगे यानी पीछे दिखाएंगे कितना? 90 डिग्री यानी वाई डैश में। अब हमको यहां दिख रहा है कि सर VL VC और VR तीनों को जब डायग्राम से दिखाए तो दिख रहा है कि VL और VC एक दूसरे का अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट कितना? सो देयर रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC, जिसको कि हम लोग OD से दिखा रहे हैं। अब ये VL और VC का रिजल्टेंट मिल गया, तो अब इनको ये तो VL और VC जुटा ना, फिर VR भी तो जोड़ना है। तो VL और VC के रिजल्टेंट को जब VR से जोड़ते हैं तो ये देखिए इनके बीच में 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? बीच से आएगा, वेक्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, उस वो फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं तो ये होगा कितना? तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90 है तो वो टर्म हट जाएगा, बच जाएगा a² प्लस b², a² यानी VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बस अब यहाँ से VL और VC का वैल्यू बैठा करके आई निकाल लिए। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 2 बार अभी वीडियो में समझा चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और इसको तो आप लिख लीजिए कि ये 100% आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा 2016, 2019, 2024, 2024 ये कई लगातार एक साल छोड़ करके तो 24 के बाद बच्चों 25 में नहीं पूछा है, तो 25 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम ध्यान दीजिए, AC से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस बार। AC का अभी 1-2 वीडियो और जाएगा। अभी AC का पावर बच गया है, पावर ऑफ एन AC सर्किट, फिर जनरेटर बच गया है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन अभी और है, लॉन्ग शॉर्ट मिला करके। AC बहुत ही क्यों ऐसा पता है? क्योंकि पिछले साल भाई AC से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो सारा क्वेश्चन धरा का धरा रह गया ना भाई। तो फिर सारा क्वेश्चन ना इसका इंपॉर्टेंट बन गया। पूछना तो एक ही ठो है। अब भैया 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, पिछले साल नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव डाल दिया था पिछले साल सब। अब देखिए ना पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, तो सब ऑब्जेक्टिव डाल दिया भैया। तो इस बार जो सब क्वेश्चन में धरा का धरा रह गया, तो सारा क्वेश्चन ना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब उतना क्वेश्चन में गेस करना है 1-2, तो हम 1-2 क्वेश्चन कैसे गेस करें? तो जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, RMS वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, LCR इंपॉर्टेंट है, जनरेटर इंपॉर्टेंट है, फिर L सर्किट C सर्किट भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चलिए उसको हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि इधर बहुत दिनों से नहीं पूछा है। लेकिन ये जो पूछ रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है ना, 5-6 क्वेश्चन, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
हल अगला वीडियो में हम इस एसी का ब्लूप्रिंट डाल देंगे, ईएमआई एंड एसी का, ठीक है, क्योंकि अगले के बाद हमको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन इसमें पढ़ा है। ब्लूप्रिंट डाल देंगे, उसमें सारा क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड रहेगा जो आने वाला है। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर, अब इधर थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे में जो टर्म आया, कभी कभी कहता है करंट तक इक्वेशन निकालिए, तो यहीं तक छोड़ देंगे, ये करंट का इक्वेशन मिल गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट। लेकिन कभी कभी कहता है ना, जैसे इसी क्वेश्चन में इंपीडेंस निकालने बोल रहा है, तो इंपीडेंस है क्या भाई, है? अच्छा, ऐसा भी हम देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में जो वीडियो बना रहे हैं उसको बहुत लोग देख रहे हैं, वन शॉट वीडियो को। अब व्हाइट बोर्ड में जो वीडियो बना रहे हैं इसको कम लोग देखते हैं, ऐसा क्यों भाई बताइए? अरे भाई, व्हाइट बोर्ड में बनाना मजबूरी है, दिन भर अभी रात में फुर्सत मिलता है तो रात में घर में आपके लिए व्यवस्था में रखे हुए व्हाइट बोर्ड, तो क्या व्हाइट बोर्ड में ज्ञानवा कम मिलता है? हैं? व्हाइट बोर्ड में ज्ञान कम देते हैं क्या? हैं? कुछ लोग जब क्लास लेते थे ना, तो कुछ लोग कहते थे कि सर व्हाइट बोर्ड में ना बहुत कम लोग देखता है। क्यों भाई? अरे ज्ञान अर्जित करने का कोशिश कीजिए ना, व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड, यहाँ पर भी तो सारा टॉपिक को आपको समझा ही रहे हैं। अब रात में हम कोचिंग तो नहीं जा सकते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, वन शॉट वीडियो कोचिंग में रहते हैं, दिन में बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाला हुआ है, तो उसको हम लोग ये डिजिटल बोर्ड से बना ले रहे हैं। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास रात में, दिन में और क्लासेस है, तो दिन भर हम नहीं, तो रात में आपके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो रात में हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, पढ़ा तो इसमें भी रहे हैं ना। हैं? कैसे कैसे मेंटेलिटी के लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, स्टाइलिश हो गया है दुनिया, नहीं स्टाइलिश, ज्ञान नहीं, स्टाइलिश, स्टाइल चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, स्टाइल चाहिए। क्या स्टाइल चाहिए? कि डिजिटल बोर्ड से रिवीजन करते हैं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, ज्ञान नहीं पा रहे हैं, स्टाइल पा रहे हैं। तो भाई कोचिंग में तो डिजिटल बोर्ड लगा ही हुआ है ना, आइए ना कोचिंग में स्टाइल से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग लिखते हैं हियर, हियर। अरे भाई देखिए गड़बड़ी हो रहा है ना, ये यहां से रूटवा छूट रहा है, ये रूट छूट रहा है भाई। किसी का नजर पड़ जाएगा तो कहेगा मास्टर वो गलत पढ़ाया। आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, रूट है ना, रूट ये आई इधर गया तो ये इधर आए तो रूट रहेगा ना। सॉरी इतना देर हम नहीं बता पाए। ये रूट रह गया। हियर, हियर द टर्म अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिहेव्स एज रेजिस्टेंस known as impedance of LCR series circuit, LCR series circuit. It is denoted by, Z. So Z is equal to under root ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर, तो फिर अब आई के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, नेट ईएमएफ, नेट करंट का ईएमएफ बाई जेड। ऐसा भी लिख सकते हैं।
ईएमएफ बाय जेड। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। यहां तक आप लिखेंगे। अगर इम्पीडेंस निकालने कहेगा तो यहां तक लिखेंगे, करंट निकालने कहेगा तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, चाहे यहां तक लिख सकते हैं, ईवी बाई जेड। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टर्म को, अरे करंट इज इक्वल टू ई एम, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर होता है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस, ये ओमेगा एल भी रेजिस्टेंस है, 1/ओमेगा सी भी रेजिस्टेंस है और आर भी रेजिस्टेंस है, तो तीनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया है इम्पीडेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल सी एंड आर इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये अभी, लेकिन इसमें कंडीशन था, कर ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रिजोनेंस। अब ये रिजोनेंस है क्या? हाँ, रिजोनेंस, चलिए इसको मिटाते हैं। पहले रिजोनेंस क्या है एंड इट्स कंडीशन। तो टॉपिक हो जाएगा रिजोनेंस ऑफ एन LCR सीरीज सर्किट। क्या है भाई ये रिजोनेंस ऑफ एन LCR सीरीज सर्किट? तो कहता है एन LCR सीरीज circuit is said to be in resonance if the current and voltage are in the same phase, that is the phase difference between current and voltage is 0। ये कह रहा है रिजोनेंस कंडीशन, यानी कि अगर LCR सीरीज सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस फाई जो है, अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि आपका जो LCR सीरीज सर्किट है वो रिजोनेंस कंडीशन में आ गया। तो दिस इज पॉसिबल, only when the LCR series circuit behaves as R circuit, that is VL minus VC becomes 0 or VL is equal to VC, that is IVXL is equal to IVXC, that is XL is equal to XC, that is XL is equal to XC। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा सर्किट है वो रिजोनेंस में हो जाएगा। तो XL और XC
कब बराबर होगा? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी at which XL becomes equal to XC, XL is equal to XC is called resonant frequency. That is, for resonance omega is equal to omega naught C. So XL is equal to XC, that is omega naught L is equal to 1 by omega naught C. ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू क्या? ओमेगा एल, और एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 बाई ओमेगा सी। तो ऐसा तो हमेशा नहीं ना होगा, सिर्फ कब होगा? जब VL और VC इक्वल होगा। तो VL और VC कब इक्वल होगा? मान लिया जाए किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर ले आए तो 1 बाई रूट एल सी, देयर फोर एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज resonant frequency of AC सोर्स। तो इस अगर AC सोर्स का फ्रीक्वेंसी इतना हो जाएगा तो हमारा XL और XC इक्वल हो जाएगा। XL और XC इक्वल होगा तो VL माइनस VC जीरो हो जाएगा। तो आपका जो सर्किट है वो LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको रेजोनेंस कंडीशन को आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्योंकि अगर XL और XC इक्वल हो जाएगा तो आपका VL माइनस VC जीरो हो जाएगा, और VL माइनस VC जीरो हो जाएगा तो आपका फेज डिफरेंस जीरो। तो यहीं पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक कभी कभी निकालने बोल देता है, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो इन 5 नंबर में इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों आज का क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको देखेंगे। LCR सीरीज सर्किट 24 में भी पूछा है, उधर 19 में पूछा है, 16 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करेंगे। और एक और जो जाएगा आपका पावर ट्रांसफार्मर और जनरेटर तो लॉन्ग के लिए है, ये LCR सीरीज सर्किट को भी लॉन्ग में ही पूछता है, लेकिन इसको रेजोनेंस कंडीशन हटा करके सिर्फ इंपीडेंस निकालने देगा तो शॉर्ट में 3 नंबर में दे देगा, पावर ऑफ एन AC सर्किट 3 नंबर में दे देगा। तो इस लेसन से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का चांस है, तो इस लेसन से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा वीडियो जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ये तीसरा है ना, तीसरा है तो कहाँ ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो 5 वीडियो गया था, इसमें भी अभी 5 वीडियो जाएगा। पावर जाएगा और पावर के साथ एक और क्वेश्चन जाएगा, और उसके बाद लास्ट हम लोग जनरेटर, AC जनरेटर। हालांकि जनरेटर नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी देखिए गैस में कभी कभी दिया रहता है, मॉडल सेट में दिया रहता है, पूछ सकता है, तो हम लोग कर लेते हैं ना भाई। इस लेसन से पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस बार पूछेगा ही पूछेगा। अब पूछेगा ही पूछेगा तो कौन सा पूछेगा ये नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर ही लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय। तो एक बार फिर से हम अपने बातों को रिपीट करेंगे। ढेर सारा प्यार दिखाइए, आपके लिए देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो अरे सर के मेहनत पर कभी तो तरस खाइए। सारे वीडियो को देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, सिर्फ व्यूज मत बढ़ाइए।
आपका काम है वीडियो देखना। वीडियो लास्ट तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम कहेंगे कि सिर्फ सर का व्यूज मत बढ़ाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के कंटेंट को समझिए। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, टॉपिक पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा क्या करना है। वीडियो को देखने के बाद टॉपिक पढ़िएगा ना, तुरंत याद हो जाएगा क्या क्या बोला जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ना। ओके, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको। और इस लेसन को जल्दी से लास्ट करते हैं। कोशिश रहेगा 22 तारीख तक आपका सब्जेक्टिव का सारा वीडियो डाल दे बच्चों, ऑप्टिक्स का भी। और 22 तारीख के बाद एक एक शॉर्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाल देते हैं, एक एक वीडियो में। तो करंट तक तो हो गया ना, तो एक मैग्नेटिज्म, एक एसी और एक ऑप्टिक्स, 3। और एक वीडियो में सारा मॉडर्न फिजिक्स, या 2 वीडियो में, 3 2 5 वीडियो। और तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो तो आप एग्जाम के दिन भी बैठ करके देख सकते हैं। रात में आए एग्जाम देख करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, काफी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ताजा ताजा देखना होगा ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव वीडियो देखते जाइए, असाइनमेंट सामने रखिए, वीडियो देखते जाइए, सॉल्यूशन देखते जाइए, सॉल्यूशन देखते जाइए, वीडियो समझते जाइए, है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट, फिर से वही बात आ गया ना। देखिए, असाइनमेंट का जब बात आती है तो असाइनमेंट को अगर आप मन लगा के कर लेते हैं ना तो कोई गेस की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट सफिशिएंट है भाई, आप देखिएगा ना, एग्जाम आने तो दीजिए, असाइनमेंट इज सफिशिएंट। ओके, बाय।